सपना ये लोग रखते हैं और जब से यहां पर सत्ता परिवर्तन हुआ है, तब से ये लोग इसी ख्वाब को सजाए चल रहे हैं कि ग्रेट बंगाल होना चाहिए। ये जो ग्रेट बांग्लादेश है, असल मायने में अंग्रेजों के द्वारा दिया गया जो ग्रेट बंगाल था, उसकी ही एक तरह की संकल्पना है। जब बंगाल 1905 से पहले हुआ करता था, बिल्कुल वैसे ही बोले हमको बनाने की आवश्यकता है, ये पूरा क्षेत्र हमारा हो, ऐसी इनकी संकल्पना है। अब आप समझ सकते हैं कि बांग्लादेशियों ने ख्वाब असल मायने में क्या पाल रखा है। अब आप पूछेंगे इस ख्वाब की पूर्ति में इनके लिए बाधा क्या है? इनके लिए बाधा तो कुछ भी नहीं है। इनको तो पता ही चलता है कि भारत का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो हमारा पश्चिम बंगाल से होकर के हिस्सा जा रहा है, जिसे हम चिकन नेक कहते हैं, वो बांग्लादेश के उत्तर में है। और दूसरी तरफ से अगर देखो तो यहां से नेपाल को उठा लो, यहां से भूटान को उठा लो और थोड़ा ऊपर से बैठ करके चाइना को देख लो। तो कुल मिलाकर के इन्हें पता है कि अगर भारत से नॉर्थ ईस्ट को आइसोलेट करना है, तो बस इस जगह को हमें अपनी तरफ से बार बार रोकना होगा। अब आप सोच कर देखिए कि कितने सारे एक्टर्स यहां पर काम कर रहे हैं एज एन फैक्टर, कि बांग्लादेश अपनी तैयारियां यहां से करे, ऊपर से बैठा चाइना यहां से तैयारी करे और इसकी सहायता के लिए पाकिस्तान आ जाए। पाकिस्तान की असल मंशा क्या है? पाकिस्तान की मंशा है बदला लेना। कौन सा बदला? कि भाई तुम लोगों ने हमसे पूर्वी पाकिस्तान को अलग करा के बांग्लादेश बना दिया। तो इनकी मंशा यह है कि बस अगर हमने ये टुकड़ा तोड़ दिया, तो तुमसे पूरी तरह से पूर्वोत्तर अलग हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट अलग हो जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट अलग होते ही भारत के दो टुकड़े कर दिए, ये बात पाकिस्तान कहने लगेगा। यही कारण है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और चाइना को आपस में बातचीत करने के लिए मिला रहा है। पाकिस्तान ही बांग्लादेश से ये लाइन बुलवा रहा है कि पूर्वोत्तर जाने के लिए हम आपको रास्ता देंगे। इससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। अर्थात सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चाइना वालों को दिखाने वाला या पाकिस्तान की मदद से तुड़वाने का सपना देखने वाला बांग्लादेश है, और वो इसे करने के लिए ग्रेटर बांग्लादेश का मदद देखता है। अच्छा, ये बात केवल मेरे बयानों के माध्यम से समझ रहे हैं या वास्तविकता में ऐसा ये लोग सोचते भी हैं? तो देखिए, बांग्लादेश के अंदर पहले यूनुस के जो करीबी थे, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि भारत अगर पाकिस्तान पर हमला करता है, तो बांग्लादेश को नॉर्थ ईस्ट पर कब्जे कर लेने चाहिए। अर्थात इन लोगों के यहां पर जो पार्टी के प्रवक्ता कहिए या इनके सहयोगी कहिए, उन लोगों की ऐसी मंशा है। यही कारण है कि जब इन्होंने ये मैप दिखाया, तो भारत की तरफ से तीव्र प्रतिक्रियाएं चारों तरफ से आने लगी। चाहे सोशल मीडिया हो, हर तरफ से लोग इस बात पर सवाल करने लगे कि भाई साहब, ये शायद लोग एक दूसरे के साथ अपनी हार को साझा ही कर रहे होंगे। दोनों जोकर मिलकर के कुछ ऐसा ख्वाब देख रहे हैं जो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन देखिए, दो देशों के बीच में जो चर्चाएं हैं, हमें उसके लिए सजग रहने की आवश्यकता है। अब ये तो चलो एक फोटो के ऊपर बयान हुआ, लेकिन बांग्लादेश की भारत विरोधी हरकतें चल क्या रही हैं, अब आप उसकी तरफ चलिए। एक और हरकत मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस पुस्तक में क्या है, पहले तो मैं वो बताता हूं। देखो, शेख हसीना बांग्लादेश से जब निकली थी, तो निकलने से पहले कुछ घटनाएं हुई थी, जिसमें छात्रों का प्रोटेस्ट हुआ था। छात्रों ने शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था। उस प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं, ताकि लोग कभी यह ना भूलें कि शेख हसीना को क्यों हटाया गया। इस पुस्तक को बनाया इस तरह से गया है, जिसमें जितने भी प्रकार की दीवारों पर हुए प्रोटेस्ट की तस्वीरें थी, उन सबको उकेरा गया है। और ये तस्वीरें अब बांग्लादेश हर किसी को दे रहा है। अर्थात बांग्लादेश अपने आप को उस तरह से दिखा रहा है कि फिर कभी शेख हसीना नहीं आएंगी। ये हर जगह जिससे भी मिल रहे हैं उसको ये पुस्तक दे रहे हैं। चाहे ये एम्बेसडर हो जर्मनी के, फिर चाहे ये ब्राजील के लूला हो, फिर चाहे ये चीफ एडवाइजर जो हैं वो अपनी तरफ से जिबूती के प्राइम मिनिस्टर हो, है ना? ऐसे ही ये रोम के रॉबर्ट, जो ये तमाम लोगों को जहां-तहां देख रहे हैं, ये पुस्तक देते हुए दिख रहे हैं, इंक्लूडिंग कनाडा के जो पहले प्रधानमंत्री थे ट्रूडो, उनको भी ये पुस्तक दे चुके हैं। अर्थात जहां जा रहे हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक के अंदर बग्गाजी हो, सबको ये पुस्तक पकड़ा रहे हैं, ताकि बांग्लादेश की मंशा सबको दिखे और बांग्लादेश ने कैसे नया बांग्लादेश बनाया वो सबको पता चले। इस तस्वीर को आप यहां से देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने इस बात को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भी सौंपा था, लेकिन तब यह बयान नहीं चर्चा में आया था कि यहां पर मैप कौन सा लगा हुआ है। ठीक है, फिलहाल इस मैप के कारण चर्चा आई, और मैप से ज्यादा इंटेंशंस के कारण चर्चा आई। इंटेंशन की क्या कहानी है? असल मायने में बांग्लादेश के अंदर तुर्की का एक एनजीओ सक्रिय हुआ, और उस एनजीओ ने बांग्लादेश के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं, विशेष रूप से जो ढाका यूनिवर्सिटी है, उनके हॉल में इस ग्रेट बंगाल के पोस्टर को प्रमोट करना शुरू किया। इस बात पर भारत सरकार से भी सवाल पूछा अपोजिशन ने कि क्या आप लोगों को यह बात पता है? ये जुलाई की बात हो चुकी है कि इस तरह का प्रोपेगेंडा बांग्लादेश में चल रहा है। तो भारत की तरफ से यह कहा गया कि बांग्लादेश सरकार की तरफ से जो फैक्ट चेकर वेबसाइट है बांग्ला फैक्ट, उसने कहा है कि ऐसा कोई भी एविडेंस हमें नहीं मिला है। खैर, भारत सरकार इस बात से विदित तो है
कि बांग्लादेश किस तरह से भारत विरोधी इस समय तरीके अपना रहा है और पाकिस्तान से मिलकर क्या-क्या सोच रहा है। अभी मैं एक हालिया नमूना आपको और दिखाता हूं। देखो, इस आदमी को पहचानो, इसका नाम है जाकिर नाइक। अब ये जाकिर नाइक कौन है? जाकिर नाइक असल में खुद को इस्लाम धर्म का प्रचारक बताता है और ये इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन नाम से एक संस्था चलाता है। अपने द्वारा भड़काऊ और विवादित बयान देने की वजह से भारत, बांग्लादेश, कनाडा सब जगह पर यह बैन कर दिया गया था। इसके द्वारा एक पीस टीवी नाम से चैनल, पीटीवी नाम से चलाया जाता है। हुआ कुछ यूं कि भारत सरकार ने इस पर यूएपीए एक्ट के तहत इसके आईआरएफ को बैन कर दिया था। अब हमने इसके ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए क्यों लगाया था? इसकी कहानी शुरू होती है 2016 से। असल में ये रहता मुंबई में था और यहां से बैठकर भाषणबाजी करता था। हुआ ये कि ये जब भारत में था तो इसके जो बयान थे इस्लाम को प्रवर्तन के लिए और लोगों को मोटिवेट करने के लिए, इस्लाम में लाने के लिए, उनको रेडिकलाइज करने के लिए जो बयान दिए जाते थे, उससे प्रभावित होकर के कुछ आतंकियों ने बांग्लादेश के अंदर धमाका कर दिया। ढाका में एक धमाका होता है और उस धमाके में लगभग 29 लोगों की जान चली जाती है। उन आतंकियों में से एक आतंकी पकड़ा जाता है और जब वो पकड़ा जाता है तो वो ये कबूल करता है कि मैं जाकिर नाइक के बयानों से प्रभावित होकर के ये हमला किया। बांग्लादेश सरकार ने हमें ये जानकारी दी, 2016 की बात है ये। जब जानकारी दी तो भारत ने तत्काल प्रभाव से जाकिर नाइक पर शिकंजा कसा कि भाई तुम्हारी वजह से वहां दिक्कत हो रही है, तुम्हारे ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। तो भारत ने इसके ऊपर आतंकियों की तरह ही यूएपीए एक्ट के तहत धाराएं लगाई। इस बात को देखते ही ये भारत से तुरंत भाग करके सऊदी अरब चला गया और सऊदी अरब से भागकर इसने मलेशिया में शरण ले ली। 2017 में मुंबई की जो एनआईए कोर्ट है उसने भी इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। 2019 में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। ईडी ने भी इसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगाया और जो इसका इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन नाम का एनजीओ है, उसके ऊपर भी कई प्रकार की गड़बड़ियों का वो लगा कि हाँ भाई इसने कई तरह की गड़बड़ियां की हैं। इसके चलते इसे भारत में बैन कर दिया गया और इसे अंतरराष्ट्रीय रूप से वांटेड डिक्लेयर करा दिया गया। दुनिया भर में अब इसके बारे में यही है कि भाई इसको इस देश में नहीं आना चाहिए, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, कनाडा, भारत, सब जगह इसको मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया गया। लेकिन ये भारत से निकलकर सऊदी अरब के रास्ते मलेशिया पहुंचा और वहां से इसने अपना ये प्रीचिंग जारी रखी। आज इसे एज ए प्रीचर और रेडिकल इस्लामिस्ट के रूप में इनवाइट किया जाता है दुनिया भर के देशों में बयान देने के लिए। इसका एक नमूना लाहौर में आप देख सकते हैं, जो इसी साल हुआ अक्टूबर में, और लाहौर में आप इसको प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करते हुए देख सकते हैं। इसका प्रोग्राम था कि तुम रेडिकल इस्लाम को प्रमोट करो, इस्लामिज्म के लिए लोगों को प्रमोट करो। ओके साहब, ऐसे में अब सोचो कि पहले ये पाकिस्तान जाता है और पाकिस्तान सरकार इसे कहती है कि अब तुम्हें बांग्लादेश जाना चाहिए। अब समझिए, देखिए, हमला बांग्लादेश में हुआ था 2016 में। बांग्लादेश के कहने पर भारत ने इसको बैन किया था, लेकिन आज वो खुद बांग्लादेश इसे अपने यहां बुला रहा है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने जाकिर नाइक का शो करा लिया। तो अब इसे पाकिस्तान के कहने पर बांग्लादेश भेजा जा रहा है। अब ये बांग्लादेश आएगा और ये 9 साल बाद, 2016 के बाद 2025 में ये 1 महीने के लिए अपने शो करने बांग्लादेश में आ रहा है। जाकिर नाइक इसे बुला रहे हैं। आप सोचकर देखिए, इतने साल से बैन चल रहा व्यक्ति अब बांग्लादेश में फिर से आ रहा है और यहां पर आकर के इसे रेड कारपेट वेलकम मिलेगा और ये ढाका के अंदर 9 साल बाद लौट करके अब अपनी प्रीचिंग्स देगा। तो आप सोचकर देखिए, जिसके चलते हमने बैन किया था, अब वहां बैठ करके ये भारत विरोधी बयान देगा और इस तरह के जो बयान होंगे ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की शह पर भारत के खिलाफ लोगों को भड़काने के लिए होंगे, इस्लाम के नाम पर लोगों को भड़काने के लिए होंगे और उनमें से कई इसके बयान ऐसे होंगे जो भारत के साथ जो सीमा लगी हुई है बांग्लादेश की, उन जगहों पर किए जाएंगे। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ये महाशय और एक काम कर रहे हैं और वो क्या है? सोचकर देखिए कि पीस टीवी बांग्लादेश में बैन थी, अब वो काम वो फिर से ओपन होगा और वो चलने लगेगी। ऐसे ही यूनाइटेड नेशंस के अंदर एक डेजिग्नेटेड आतंकी है हाफिज सईद, भारत के अंदर मोस्ट वांटेड है। उसका एक सहयोगी है और उसका सहयोगी का नाम है इब्तिसाम इलाही जहीर, नाम से एक सहयोगी है। बांग्लादेश ने हाल ही में उसका भी वार्म वेलकम हुआ है। अब आप पूछेंगे जाकिर नाइक वो इसका हाफिज सईद का सहयोगी है, इससे क्या लेना देना? बोले भाई साहब, ये जो व्यक्ति है इसका भी काम जाकिर नाइक की तरह लोगों को भड़काऊ बयान देना है। ये जो आपको इब्तिसाम जहीर नाम का व्यक्ति दिख रहा है, ये आपको जाकिर नाइक के साथ भी दिखता है तो आपको मक्की के साथ भी दिखता है। अब ये मक्की कौन है? मक्की जो 26/11 का मुंबई हमला हुआ था उसका गुनहगार था। यानी कि ये आतंकियों के सरगना हैं जो लोगों को प्रीच करके लोगों को भड़काते हैं, उन्हें आतंकवादी बनने के लिए प्रमोट करते हैं और रेडिकल इस्लाम के नाम पर दुनिया के देशों में अशांति फैलाने को प्रेरित करते हैं।
इन दिनों चाहे सेना अध्यक्ष आ रहे हों या फिर जाकिर नाइक आ रहे हों या मक्की का करीबी ये ज़हीर आ रहा हो, ये सभी बांग्लादेश में आकर के वो सारे काम कर रहे हैं। एक तरफ ज बॉर्डर के एरियाज़ में भारत के खिलाफ ज़हर को पसारा जाएगा, वहीं दूसरी तरफ सेना के माध्यम से इनका जो ग्रेटर बंगाल का सपना, बांग्लादेश का जो सपना है, उसको देखने का प्रयास कराया जाएगा। तो आप विचार करके देखिए कि इस समय पाकिस्तान किस तरह